हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप एक एजेंट्स बनाना सीखना चाहते हैं, इफ़ यू आर इनटू एजेंटिक थिंग्स, दिस रीडिंग दिस ब्लॉग इज़ अ मस्ट। ये एंथ्रोपिक का नया ब्लॉग बात करता है कि कैसे एजेंट्स बनाना इज़ जस्ट अ हाइप्ड अप थिंग एंड एक्चुअली वर्क फ्लोज के थ्रू हमको काम करना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। Alright, so हम स्टार्ट करते हैं with what agents actually is. For me, या जैसे मैं बोलता हूँ, agents for me is an LLM जिसको हम किसी external tool से connect कर देते हैं एंड वो अपने हिसाब से, अपने रीजनिंग के हिसाब से एक्सटर्नल टूल्स का यूज़ करता है किसी रिजल्ट पे आने के लिए, राइट? ये वर्ड एजेंट जो है इज़ गेटिंग वेरी वाइडली थ्रोन अराउंड अभी एआई के समय, एआई के कोडर्स के बीचों में. नाउ लेट्स सी व्हाट डज this paper say what agents are. So some customers define agents as fully autonomous systems that operate independently over extended periods using various tools, as I said as well, to accomplish complex tasks. एंथ्रोपिक इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है. फर्स्ट दे से वर्क फ्लोज एंड एजेंट्स. अब इनको इसमें ये डिफरेंस कैसे बताते हैं? सो ये बोलते हैं कि एजेंट्स आर द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जिसमें सिस्टम्स के एक स्टेट होते हैं एंड उस एलएलएम के ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड पाथ्स होते हैं. एज इन जब एक्स होगा देन वाई पाथ पे जाएगा, जब जी होगा तो ए पाथ पे जाएगा. तो अगर एलएलएम अभी स्टेट ए पर है, it goes to a different state B following the path A. अगर उसको स्टेट बी पे सी पे जाना है तो फॉलो द पाथ डी. दिस इज अ सिंपल इफ एल्स kind of loop that runs for the workflows. Agents on the other hand are more like autonomous problem solvers. As in आप इसको कोई भी टास्क दे दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए, इट रेफर्स टू द टूल्स इट ऑलरेडी हैज़ एंड उस हिसाब से ये अपने ओन प्रोसेसेस कैरी आउट करता है अपने रीजनिंग के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, एंड इट मेंटेन्स कंट्रोल ओवर हाउ टू अकम्प्लिश टास्क. यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन भी आ सकता है इफ़ नीडेड. सो एजेंट्स ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं अपने मेथड में, एज इन ये चूज़ कर सकते हैं कि इनको कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है. वेर एज वर्क फ्लोज ज़्यादा प्री डिफाइंड होता है. अब एक मेजर इशू क्या आता है इसमें इज़ कि जो हमारे वर्क फ्लोज हैं, इट्स वेरी सिंपल, राइट? सब चीज़ डिफाइंड है आपके सामने, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन. सो अगर यहाँ पे कोई एरर आता है, यू कैन डायरेक्टली सी द एरर्स एंड इम्प्रोवाइज योर कोड एज वेल, रियल टाइम. एजेंट्स में उतना लिबर्टी नहीं रहता है हमारे पास. सो जनरली वी शुड प्रेफर वर्क फ्लोज बिकॉज इन दिस हमारे सामने सब चीज़ क्लियर रहता है, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट रहता है, हम कितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजिली डीबग कर सकते हैं. एजेंट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं बट इसको यूज़ करने का भी अपना जगह है एंड उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा. लेट्स मूव ऑन अभी. ओके, सो व्हेन नॉट यूज एजेंट्स. नाउ ये पार्ट है जो बहुत ही प्यारा है एंड इट सेज इट ऑल, विच इज़ डू नॉट गो फॉर एजेंटिक सिस्टम्स. एज एन अगर पहली बार ये गोइंग टू बिल्ड अ सिस्टम, एजेंटिक सिस्टम्स मत बनाओ. एंड मोस्ट केसेस में कंपनीज को या प्रोजेक्ट्स में इसका ज़रूरत भी नहीं होगा. यूल जस्ट नीड टू मेक अ सिंपल वर्क फ्लो जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा. ऑल्सो अगर एजेंटिक सिस्टम्स यूज़ करेंगे तो इसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं. एज इसमें लेटेंसी होगा एंड इसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं अगर परफॉर्मेंस आपको बेटर चाहिए. वहीं पे इफ़ यू यूज़ वर्क फ्लोज तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को भी ब्रेक करके कोड कर सकते हैं विथ ईजियर डीबगिंग एज वेल. एंड एज ऑलरेडी मैंशनड, वर्क फ्लोज ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी भी देता है. वहीं हम एजेंट्स कब चूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट, व्हेन वी वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉडल ड्रिवन डिसीजन मेकिंग at scale. So, to sum it up,
एजेंटिक सिस्टम्स तभी यूज करो व्हेन you have exhausted all your possibilities with workflow systems. So what about these frameworks? ये frameworks कब और कैसे यूज करना है? So बहुत सारे frameworks हैं. Let's say Creo AI है, या you have LangGraph, या you have William Revit. The issue is यहाँ पे abstraction है. You do not know under the hood क्या चल रहा है. Well, what they say is अगर आप absolute beginner हैं, then you can go for these frameworks. Absolutely, मैं भी बोलूँगा अगर आप बिगनर हो, go for these frameworks. बट इवेंचुअली प्रोडक्शन लेवल पे आपको पता रहना चाहिए कि अंडर द हुड एक्चुअली प्रोग्राम में चल क्या रहा है, सो दैट you can debug and know how to go about it. However, they often create extra layers of abstraction that obscure the underlying prompts. Exactly. So ये क्या बोल रहे हैं? We suggest that developers start by using LLM APIs directly. So do not use these frameworks, but directly LLM के APIs कॉल करो, and कुछ lines के ही कोड होते हैं जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी, जिससे ये सारे फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. एक और इशू क्या आता है ये फ्रेमवर्क्स यूज़ करने में इज़ अभी AI का लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है. सो ऑब्वियसली ये सारे फ्रेमवर्क्स भी चेंज होते जा रहे हैं. सो इट्स kind of अनस्टेबल ये फ्रेमवर्क्स यूज़ करना. हाउएवर वहीं पे अगर यू यूज़ कोड्स तो तुम्हारे पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा. However, still, if you're a beginner, please go for these frameworks to start with. But eventually, professionally, जब हमको production में जाना हो, you will have to know कि under the rug चल क्या रहा है. Alright, so let's talk about the building blocks. How they talk about is अगर कोई agentic systems बना रहे हैं तो हम उसके लिए normal LLMs का use नहीं कर सकते हैं. We need to augment that LLM using different setups. अब इस इमेज पे आते हैं, इसमें इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है. तो 3 चीज़ें हो सकती हैं. पहला, यू ऑलरेडी हैव अ PDF और यू हैव अ डेटा सेट जहाँ से यू नीड टू रिट्रीव रिजल्ट्स, राइट. यू कैन यूज़ RAG या बहुत सारे विजन मॉडल्स आए हैं. यू हैव CAG नया आया, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ. इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड, जस्ट लेट मी नो टू रिट्रीव रिजल्ट्स फ्रॉम डेटा सेट्स. देन यू हैव टूल्स. यहाँ पे API कॉल्स होंगे, APIs के थ्रू डेटा लाया जाएगा. यू विल यूज़ दिस टूल्स, एंड जो ये स्टेप्स करेंगे उसको उस पूरे प्रोसेस को एंड को स्टोर करने के लिए यू ऑल्सो नीड मेमोरी. सो इसीलिए इसका नाम इन्होंने ऑगमेंटेड LLM रखा है. मूविंग ऑन, वी रिकमेंड फोकसिंग ऑन 2 key aspects of the implementations. First, tailoring these capabilities to your specific use case, and second, ensuring they provide an easy, well-documented interface for your LLMs. तो मैं इसको जैसे देखता हूँ, कंपेयर दिस विद योर फंक्शंस इन लेट्स से कोई पाइथन कोड में. जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि एक फंक्शन है, उसका एक ही काम होना चाहिए, राइट. सिमिलरली इफ़ यू आर मेकिंग एजेंट्स, तो एक एजेंट का बस एक ही वेल डिफाइंड काम होना चाहिए कि ये एजेंट X एजेंट है, इसका काम है बस Y प्रोसेस परफॉर्म करना. सो इससे इट्स वे मोर क्लियरर एंड ईजियर टू यूज़. सो एक एजेंट है, उसके अपने टूल्स है, उसका अपना प्रोसेस है. वन एजेंट वन रूल. दिस इज व्हाट दिस सेज. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पैटर्न्स. द फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट चेनिंग, जो एक वर्कफ्लो है. वर्कफ्लो दैट इज एक सिस्टम है. इमेज से समझते हैं. ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक LLM होगा, इसमें एक इनपुट आएगा एंड इसका आउटपुट इज एन इनपुट टू एक और LLM जिसका अपना प्री डिफाइंड कुछ टास्क होंगे, एंड इस LLM का आउटपुट इज द इनपुट टू LLM नंबर 3, एंड यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा. दिस इज बेसिकली प्रॉम्प्ट चेनिंग, जो ये नाम ही सिग्निफाई करता है, प्रॉम्प्ट चेन हो रहे हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो ऐड प्रोग्रामेटिक चेक्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा इसको यहीं पे चेक कर लो कि क्या दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हमको चाहिए था. इफ यस, परफेक्ट, मूव इट एज एन इनपुट टू द नेक्स्ट LLM, एंड इफ नॉट, यहीं से हमारा सिस्टम निकल जाएगा विद अ फेल्ड चेक. नाउ व्हेन डू वी यूज दिस वर्क फ्लो?
ये उस केसेस के लिए आइडियल है जिसमें कि एक टास्क को हम कितने सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं एंड हम कैसे उसमें फ्लो करा सकते हैं. एंड यहाँ पे जो हमारा मेन गोल है इज टू ट्रेड ऑफ लेटेंसी फॉर हायर एक्यूरेसी, राइट, बाय मेकिंग ईच LLM कॉल्स एन ईजियर टास्क. दैट इज, जैसा मैंने बताया, सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं. हर एक LLM का कॉल is a smaller part of this big data set, big set, and obviously जो छोटा chunks होगा that will be an easier task to solve. You can go through these examples, right? Let's talk about next workflow pattern which is routing. तो इसमें क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट रिसेप्शनिस्ट की तरह है जिसको पता है कि कोई भी आए तो उसको किस स्पेशलिस्ट के पास भेजना है. यहाँ पे एक राउटर रहता है विच कंपेयर्स टू द रिसेप्शनिस्ट दैट आई जस्ट सेड, एंड ये हमारे LLM पार्ट्स को डिवाइड करते जाता है एंड उसमें हमारे कॉल्स भेजता जाता है. व्हेन डू वी यूज दिस वर्क फ्लो? राउटिंग वर्क्स वेल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क वेयर देयर आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज दैट आर बेटर हैंडल्ड सेपरेटली, एज आई सेड. ऑल्सो फिर ये बोलता है कि जो हमारे ये राउटर है ये एक LLM सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है. यू कैन हैव any traditional model or algorithm as well. You can have an LLM as well अगर उस लेवल का efficiency है क्लासीफाई करने का. नहीं तो you can anyways use a traditional classification model. Next, some examples. Pause the video, go through this. Moving on. So next is the पैरेललाइजेशन पैटर्न. इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सेक्शनिंग. जैसे हमारे पास कोई भी टास्क आएगा उसको यहीं पे डिवाइड कर देगा अलग अलग LLM कॉल्स में. द सेकेंड इज वोटिंग विच इज रनिंग द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स टू गेट अ डाइवर्स आउटपुट्स. तो यहाँ पे सारे LLM कॉल्स जो सब टास्क में डिवाइडेड है यहाँ से एक आउटपुट आएगा एंड इसके बीच में वोट होगा जस्ट टू गेट अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव. अगर आपने कभी एनसॉम्बले मॉडल यूज़ किया है या उसका थोड़ा भी आइडिया, दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मॉडल वर्क्स. अगर एक मॉडल से आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा तो व्हाट दे डू इज अलग अलग ट्री अलग अलग मॉडल्स रन करते हैं एंड उस सब का एक्यूरेसी एंड फाइनली रिजल्ट कंपेयर करते हैं विच टू यूज़ एंड विच नॉट टू यूज़. दिस इज एग्जैक्टली यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क. सो व्हेन डू यू यूज़ दिस वर्क फ्लो? इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? तो जब हमारे पास ऑलरेडी डिवाइडेड सब टास्क रहेंगे देन हम इसको यूज़ करेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, या जब हमको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चाहिए होगा किसी एक टास्क पे तब हमको यूज़ करेंगे. लेट्स से अगर हम किसी एक ही LLM में सब अपना डेटा पास कर देते हैं देन इट मे स्टार्ट हेल्यूसिनेटिंग. बट अगर हम ये मॉडल यूज़ करते हैं तो हर LLM अपने सब टास्क को clearly complete करेगा with a focused attention on each and specific aspects as it's mentioned here. You can pause and go through the examples. Let's move to the next model, next pattern. Okay, so orchestrator workers. अगर हम इसका डायग्राम देखें तो this is almost like the parallelization pattern जो अभी हमने देखा, just that इसमें एक orchestrator extra add हो गया है. So this is somewhat of an LLM जो हमारे एक टास्क को अपने आप ब्रेक कर देता है into सब टास्क्स एंड इसको अलग अलग LLM कॉल्स में भेज देता है. कंसिडर दिस एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जो बहुत स्मार्ट है एंड वो एक टास्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसके स्पेशलाइज्ड टीम को हैंड ओवर कर दे रहा है, राइट? इसमें हमको अपने से बैठ के सब टास्क में डिफाइन नहीं करना है जैसे हमको लास्ट पैरेललाइजेशन मॉडल में यूज़ करना था. नाउ व्हेन डू यू यूज़ दिस वर्कफ्लो? यू बेसिकली यूज़ दिस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको पैरेललाइजेशन में नहीं मिल रहा था. दिस इज द crux of what this says. You can go through the example and let's move on to the next pattern, which is the evaluator optimizer, and this is the last one. So what this does is एक कॉल जनरेटर होगा एंड एक इवेल्युएटर होगा एंड हमारे पास एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसमें ये लूप करता रहेगा. इफ़ यू वर्कड ऑन GANs
विजन मॉडल ट्रेनिंग, उसमें यही होता है, हम बहुत सारे इमेजेस देते हैं, देन वो आइडेंटिफाई करता है कि वो फेक है या नहीं है, एंड द लूप गोज ऑन फॉर सम टाइम. उसमें भी एग्जैक्टली इवेल्युएटर ऑप्टिमाइजर का ही फ्रेमवर्क का यूज़ होता है. नाउ व्हेन डू यू यूज़ दिस वर्क फ्लो, यू बेसिकली जब हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लियर इवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है, जैसे गैन का एग्जांपल है, यू ऑलरेडी नो दैट कोई इमेज फेक है. सेम इसमें भी रिजेक्टेड एंड फीडबैक. So when you already have a clear evaluation criteria is when you use this evaluator optimizer pattern workflow. So अभी तक हमने workflows का बात किया. Let's now talk about the buzzing thing, that's the agents. So agents का workflow कैसे होता है? They start with a command from, हम एक command देंगे जिससे हमारा agent start होगा, that is हमारा input. देन एक इंटरैक्टिव डिस्कशन होगा उस एजेंट के अंदर ही विद द टूल्स विद रीजनिंग, एंड ऑल्सो यू नीड एन ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है. मोस्टली दिस इज द मोस्ट आइडियल सेटअप ऑफ एन एजेंट एंड हाउ इट शुड बी लाइक. लेट्स नाउ लुक एट दिस इमेज. दिस एन LLM कॉल, दिस अ ह्यूमन विच इंटरैक्ट्स. देन ये LLM कोई एक्शन करता है एक इन्वायरमेंट में. लेट्स से कोई भी टूल है जहाँ से API कॉल आ रहा है एंड इट्स वर्किंग विद द टूल इन द इन्वायरमेंट. देन ये फीडबैक भेजता है हमारे LLM को, फिर ये एक्शन करता है एंड ये लूप जाते रहता है फॉर सम टाइम, राइट. एंड यहाँ पे एक ह्यूमन भी है जो इफ़ नीडेड बीच बीच में चेक करते रहता है कि क्या जो LLM कर रहा है is correct, and it eventually stops after the loop stops. Now, when do you use these agents? Agents can be used for open-ended problems where it's difficult or impossible to predict the required number of steps, जिसमें तुमको पता नहीं है कि कितने बार ये लूप रन करना है, and you can't hardcore a fixed path. And obviously, as I already mentioned, कि थोड़ा तो ट्रस्ट होना चाहिए if you're using this in the decision making. Now also यहाँ पे mention करना ज़रूरी है कि ये agentic system बहुत ही ज़्यादा नया है, it's not yet mature. So keep an eye इसमें क्या आगे आगे research हो रहा है, and I'll try to keep you guys updated as well. Let's now take a look at this diagram. So ये कुछ examples हैं जो उन्होंने अपने इम्प्लीमेंटेशन से बनाया है. इसमें एक कोडिंग एजेंट है एंड ऑल्सो कंप्यूटर यूज, जिसका बहुत बस था बीच में, आपने सुना होगा ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो ये क्या करता है, एक ह्यूमन है जो क्वेरी भेजा, इनपुट भेजा एक इंटरफेस में. देन ये जाता है हमारे LLM के पास एंड दिस माइट हॉप बैक एंड फोर्थ क्लैरिफाई एंड रीडिफाइन करने के लिए. एंड जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है ये हमारे इन्वायरमेंट को भेजता है, ये फाइल भेजता है, ये पाथ रिटर्न करता है, एंड ये हमारे कोड की चीज़ें स्टेप्स होते हैं, टेस्ट होता है, रिजल्ट्स होता है, स्टेटस होता है, इट राइट्स द कोड. एंड जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाता है, वी हैव द कोड, इट कंप्लीट्स द कोड एंड इट डिस्प्लेज द कोड टू द यूज़र. तो ये इन जनरल इस एजेंटिक एग्जाम्पल का फ्लो रहता है. सो ये थे कुछ वर्क फ्लोज जो इस ब्लॉग में डिस्कस किया गया है. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन give you proper code implementations of each of these workflows and agents as well. Just let me know if you guys are interested. And that's it for this video. Thank you very much. See you guys in the next video.